आज अपन देखने वाले हैं औषधियों का वर्गीकरण किसके आधार पर, कार्य के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना। औषधियों का वर्गीकरण किसके आधार पर देख रहे हैं अपन, कार्य के आधार पर। क्या देख रहे हैं, औषधियों का वर्गीकरण देख रहे हैं अपन कार्य के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं अपन ओरल एंटीसेप्टिक। अब ओरल एंटीसेप्टिक क्या होती है, मुंह के जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु काम में ली जाती है। वे औषधियाँ जो मुंह के जीवाणु को नष्ट करने हेतु काम में ली जाती क्या कहलाती, ओरल एंटीसेप्टिक कहलाती। जैसे लाल दवा का 1% घोल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल, 1% H2O2 बोले तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड का 1% घोल, 4% पोटेशियम क्लोराइड का घोल, ठीक है ना। 1% KMnO4, 1% हाइड्रोजन पराऑक्साइड और 4% पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ अपन ओरल एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एरोमेटिक्स। अभी एरोमेटिक्स क्या होता है, खुशबूदार तेज सुगंध वाले पदार्थ जो भूख बढ़ाने के काम आते हैं। खुशबूदार और तेज सुगंध वाले पदार्थ जो भूख बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, खुशबूदार तेज सुगंध वाले पदार्थ जो भूख को बढ़ाते हैं एरोमेटिक्स कहलाते हैं। क्या क्या आता है इसमें, इलायची, सौंफ आदि है। इलायची सौंफ अत्यंत तेज खुशबूदार है, अच्छी खासी, और भूख बढ़ाने वाले क्या काम में आता है, एरोमेटिक्स। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से भूख बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो एरोमेटिक्स कहा जाता है, इलायची, सौंफ। नेक्स्ट अपने पास आता है बिटर्स। बिटर्स क्या होते हैं, ये औषधियाँ जो स्वाद में कड़वी होती है तथा भूख बढ़ाने का काम करती। देखो स्वाद में खुशबूदार तेज सुगंध वाली तो एरोमेटिक्स, लेकिन अगर स्वाद में कड़वी और भूख बढ़ा रही तो उसको बोलेंगे बिटर्स। इसमें आता है हींग, दालचीनी आदि। हींग, दालचीनी आदि बिटर्स के अंतर्गत आती है, और एरोमेटिक्स के अंतर्गत इलायची, सौंफ आती है जो खुशबूदार होती है, और बिटर्स कड़वे होते हैं। डिसइंफेक्टेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, निसंक्रामक या डिसइंफेक्टेंट, वे पदार्थ जो निर्जीव सतह पर रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने हेतु काम में लिए जाते हैं। कैसी सतह पर, याद रखिएगा, निर्जीव सतह पर है तो डिसइंफेक्टेंट, और वहीं अगर सजीव सतह पर हो जाएगा तो एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ निर्जीव सतह पर रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने हेतु काम में लिए, जैसे क्लोरीन और फिनाइल। क्लोरीन का यूज़ नॉर्मली अपन पानी को डिसइंफेक्शन कर, देखो पानी, तालाब और स्विमिंग पूल में पानी के सूक्ष्मजीव रहते हैं, उनको नष्ट करने के लिए अपन क्लोरीन का यूज़ करते हैं। Cl2 का यूज़ नॉर्मली कहाँ किया जाता है, पानी में, जैसे तालाब का पानी, स्विमिंग पूल का पानी, इनके सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए। और फिनाइल तो ये निर्जीव सतह है तो डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक, ऐसे पदार्थ जो सजीव सतह पर जैसे त्वचा, श्लेष्म में झिल्ली आदि के रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने हेतु काम में लिए जाते हैं। किस किस में, त्वचा, श्लेष्म में झिल्ली आदि के रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने हेतु काम में लिए जाते, जैसे पोविडीन, आयोडीन हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। क्या बोल रहा हूँ, एंटीसेप्टिक को प्रतिरोधी बोलते हो, डिसइंफेक्टेंट को निसंक्रामक बोलते हैं, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक ऐसे पदार्थ जो सजीव सतह जैसे त्वचा हो गई, श्लेष्म झिल्ली आदि के रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने हेतु काम में लिए जाते, जैसे पोविडीन, आयोडीन, बोरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल। एंटीसेप्टिक सजीव सतह पर, डिसइंफेक्टेंट निर्जीव सतह पर, इतना ध्यान में रखना। एंटीसियालोगोज, क्या बोल रहा हूँ, एंटीसियालागोज। एंटीसियालागोज क्या है, वे औषधियाँ जो लार के स्त्राव को कम करती है। एंटी यानी रोकना, सियालागोज यानी लार, तो वे औषधियाँ जो लार के स्त्राव को कम करती है, जैसे एट्रोपिन, सल्फेट और बेलाडोना, ये क्या है, एंटीसियालागोज औषधियाँ हैं, लार के स्त्राव को कम करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, सियालागोज। अब एंटीसियालागोज कम कर रही थी तो सियालागोज बढ़ाएगी, तो वे औषधियाँ जो लार के स्त्राव को बढ़ाती है, ठीक है ना, जैसे पारा, मरकरी, पाइलोकार्पिन, जेंथिन। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, सियालागोज में वे औषधियाँ जो लार के स्त्राव को बढ़ाती है, पारा, मरकरी, पिलोकार्पिन और जेंथिन। क्या क्या, पारा, मरकरी, पिलोकार्पिन और जेंथिन, ठीक है ना। इमेटिक्स, अगली अपने पास आती है इमेटिक्स। उल्टी करवाने के लिए प्रयुक्त औषधियाँ, जैसे नमक का संतृप्त घोल, नमक का संतृप्त घोल उल्टी करवाएगा। एपोमॉर्फिन, हल्का गर्म जल, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो इमेटिक्स यानी उल्टी करवाने वाले, वे औषधियाँ जो उल्टी करवाने में प्रयुक्त होती, जैसे नमक का संतृप्त घोल, एपोमॉर्फिन, हल्का गर्म जल, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है सोडियम बाइकार्बोनेट, आया हुआ भी है पिछली एग्जाम में।
सोडियम बाइकार्बोनेट इमेटिक है, उल्टी करवाने वाला है, ठीक है ना। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। नेक्स्ट, इमेटिक उल्टी करवा रही थी तब उल्टी को रोकने वाली क्या कहलाएगी? एंटी इमेटिक। क्या? एंटी इमेटिक। वे औषधियाँ जो उल्टी को रोकने के लिए काम में लेते हैं, जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोम, ओंडेनिस्टेरॉन, ड्रोपेरिडोल, सिप्रोहेप्टाडिन, क्लोरप्रोमाजिन। देखो इमेटिक करवा रही थी, ठीक है ना, इमेटिक उल्टी करवा रही थी। उसमें क्या क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक सल्फेट, नमक का संतृप्त घोल, हल्का गर्म जल, कॉपर सल्फेट, ये सब इमेटिक थी। और एंटी इमेटिक में मेटक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोम, ओंडेनिस्टेरॉन, ड्रोपेरिडोल, सिप्रोहेप्टाडिन और क्लोरप्रोमाजिन। आगे अपने पास आते स्टोमेकिक्स। स्टोमेकिक्स में क्या होती है? वे औषधियाँ जो भूख बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा भी कहा जाता है जिसको, और मेटोक्लोप्रोमाइड, ये स्टोमेकिक के अंतर्गत आती है। स्टोमेकिक क्या होता है? वे औषधियाँ जो भूख बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा बोलते हैं जिसको, और मेटाक्लोप्रोमाइड, स्टोमेकिक के अंतर्गत। एंटी स्टोमेकिक भूख बढ़ा रही थी या कम करेगी? वे औषधियाँ जो भूख कम करने के लिए काम में ली जाती, जैसे रेनिटिडिन। कौन सी होती है? रेनिटिडिन एंटी स्टोमेकिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते अपन टॉनिक्स। टॉनिक्स क्या होती है? ये दवाएं शरीर को शक्ति प्रदान करती है। ये दवाएं शरीर को शक्ति प्रदान कर, जैसे मिनरल्स हो गए, विभिन्न प्रकार के विटामिन हो गए, ये टॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। स्टिमुलेंट क्या होता है? किसी अंग की क्रियाशीलता को उद्दीपन द्वारा किसी अंग की कार्यशीलता को उद्दीपन देकर बढ़ाना स्टिमुलेंट औषधियाँ कहलाती है। जैसे हृदय गति बढ़ाने हेतु एड्रेनलिन का प्रयोग किया जाता है। क्या हो रहा है? किसी भी अंग की क्रियाशीलता को अपन उद्दीपन के द्वारा बढ़ा रहे हैं तो उसको स्टिमुलेंट बोलेंगे। जैसे हृदय गति अगर कम हो गई तो उसको बढ़ाने के लिए अपन एड्रेनलिन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ओमिप्रोमाजोल, रेनिटिडिन आदि औषधियाँ स्टिमुलेंट के अंतर्गत आती है। एंटासिड क्या होता है? पेट में एसिड के प्रभाव को कम करने वाली औषधियाँ, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब एसिड के प्रभाव को कम कर रही थी, ये कौन सी? क्षारीय औषधियाँ होगी। सीधी सड़ बात है, एंटा एसिड है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अब उसको कम करने के लिए अपन को क्षारीय औषधि देनी पड़ेगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय औषधि है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षारीय औषधि है, ठीक है ना। तो एंटा एसिड जो एसिड के विपरीत काम करे, एंटा एसिड, ठीक है ना। आगे अपने पास आता है डेसिकेंट। डेसिकेंट से क्या होता है? ये घाव में नमी को सोखने हेतु प्रयोग में ली जाती है। घाव में नमी को सोखने हेतु काम में लिया जा सकता है और साथ साथ एंटीसेप्टिक भी का भी काम कर देता है। एंटीसेप्टिक और नमी दोनों का काम कर देता है। बोरिक एसिड क्या है? घाव में नमी को सोखने हेतु काम में ली जाती है डेसिकेंट। डेसिकेंट घाव में नमी को सोखने हेतु काम में ली जाती है। बोरिक एसिड और एंटीसेप्टिक का भी वर्क करता है, ठीक है ना। और डेसिकेंट घाव में नमी को सोखने का भी काम करता है। आगे अपने पास होता है एनीमा। अब एनीमा क्या होता है? ऐसी औषधियाँ जो कब्ज के दौरान गुदा मार्ग से देते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसी औषधियाँ जब पशु को कब्ज हो जाता है तो अपन गुदा मार्ग से अगर कोई सी औषधि दे रहे हैं तो उसको एनीमा बोलेंगे। जैसे साबुन का घोल देते हैं अपन, गर्म पानी, द्रव पैराफिन, लेक्टुलोज, डोक्यूसेट, क्या क्या? साबुन का घोल, गर्म पानी, द्रव पैराफिन, लेक्टुलोज, डोक्यूसेट, ये सब क्या है? एनीमा है, जिनको अपन गुदा मार्ग से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं परगेटिव। परगेटिव क्या होती है? कब्ज को दूर करने वाली औषधियाँ परगेटिव कहलाती, ठीक है ना। परगेटिव मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सिंपल परगेटिव और ड्रास्टिक परगेटिव। देखो परगेटिव क्या है? कब्ज को दूर करने वाली औषधियाँ परगेटिव कहलाती है। नॉर्मल रूप से दो प्रकार की होती है, सिंपल परगेटिव और ड्रास्टिक परगेटिव। बात करते हैं सिंपल परगेटिव में। इसमें सामान्य रूप से आंतों की गतिशीलता बढ़ती है। क्या बोलते हैं? सिंपल परगेटिव में आंतों की गतिशीलता बढ़ेगी तो मल बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे MgSO4 एग्जाम्पल आता है। MgSO4 कौन से? तो सिंपल परगेटिव का उदाहरण है। ड्रास्टिक परगेटिव यह अत्यधिक रूप से आंतों की गतिशीलता, मतलब बहुत तेज़ी से आंतों की गतिशीलता बढ़ा देता है, एकदम तेज, पिलोकार्पिन। सिंपल परगेटिव तो नॉर्मल रूप से आंतों की गति बढ़ा रहा है जिससे मल धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। और ड्रास्टिक परगेटिव में जो पाइलोकार्पिन है ना, अत्यधिक रूप से आंतों की गतिशीलता बढ़ा देगा, ठीक है ना। परगेटिव दो प्रकार के, सिंपल परगेटिव, ड्रास्टिक परगेटिव। सिंपल परगेटिव का उदाहरण MgSO4 नॉर्मल रूप से आंतों की गति बढ़ाएगा।
ड्रास्टिक परगेटिव में पिलोकार्पिन आता है अत्यधिक तेजी से। फिर अगला आता है अपने पास ऑस्मेटिक परगेटिव, ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है ना, उसके कारण जो ऑस्मेटिक परगेटिव नाम पड़ा उसका ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण। तो ऑस्मेटिक परगेटिव में MgSO4 आता है, सोडियम सल्फेट आता है, MgOH ट्वाइस है, ग्लिसरीन, मैनिटोल और सॉर्बिटोल, ठीक है ना। MgSO4, सोडियम सल्फेट, मैनिटोल, सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन, ETC ऑस्मेटिक परगेटिव। स्टिमुलेंट या इरिटेंट परगेटिव, ये स्टिमुलेंट करके अपना काम करते हैं, जैसे अरंडी का तेल हो गया, लिनसीड का तेल हो गया, एलोवेरा, सल्फर, मर्क्यूलस, क्लोराइड, ठीक है ना। तो यह स्टिमुलेंट परगेटिव के अंतर्गत या इरिटेंट परगेटिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लग्जेटिव। लग्जेटिव क्या होता है? ये मल के आसपास लग कर फिर मल को चिकना बनाकर बाहर निकालते हैं। और परगेटिव तो आंतों में किसी प्रकार की गति, कोई नॉर्मल परगेटिव, कोई ड्रास्टिक परगेटिव, कोई ऑस्मेटिक प्रेशर को कोई इरिटेंट करके, कोई स्टिमुलेंट करके काम करते परगेटिव। लेकिन लग्जेटिव क्या होती है? ये औषधियाँ मल गोबर को चिकना व नर्म बनाकर, मल या गोबर के आसपास लग जाती है, उसको चिकना और नर्म बनाकर शरीर से बाहर निकालती है और कब्ज को दूर करती है। द्रव पैराफिन, ठीक है ना, क्या करते हैं कि मल या गोबर को चिकना कर देती है और नर्म बनाकर फिर धीरे से उसको बाहर निकालने में सहायता करती है, द्रव पैराफिन। नेक्स्ट आता एंटी डायरियल। एंटी डायरियल क्या होती है? जो दस्त को कम करेगी, एंटी यानी विपरीत और दस्त के विपरीत, तो जो दस्त को कम करने वाली औषधियाँ एंटी डायरियल, जैसे एट्रोपिन, हायोसिन, टेनिक अम्ल, केवलिन और पेक्टिन। क्या क्या? एट्रोपिन, हायोसिन, टेनिक अम्ल, केवलिन और पेक्टिन, ये एंटी डायरियल ड्रग्स के अंतर्गत आती है जो दस्त को कम करने का कार्य करती है। एट्रोपिन, हायोसिन, टेनिक अम्ल, केवलिन, पेक्टिन, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास आता है एस्ट्रिंजेंट्स। वे औषधियाँ जो हल्के रक्त स्त्राव को रोकती है, एस्ट्रिंजेंट कहलाती है। हल्के रक्त स्त्राव को रोकेगी, जलन को कम करेगी और ठंडक का एहसास करवाती है, ठंडक प्रदान करती है। क्या बोल रहा हूँ एस्ट्रिंजेंट के बारे में मैं? एस्ट्रिंजेंट वे औषधियाँ जो हल्के रक्त स्त्राव को रोकती है, जलन को कम करती है तथा ठंडक का एहसास करवाती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट, केवलिन, पेक्टिन। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट हो गया, केवलिन, पेक्टिन हो गया, एस्ट्रिंजेंट का कार्य करता है। अगली अपने पास आती है एंट हेलमिंथिक। एंट हेलमिंथिक क्या आती है? तो वे औषधियाँ जो पेट के कीड़ों को नष्ट करने हेतु काम में ली जाती, एंट हेलमिंथिक कहलाती है। अल्बेंडाजोल, फलबेंडाजोल सभी को पता है एंट हेलमिंथिक, ठीक है ना, बहुत यूज़ की जाती है फील्ड में। तो वे औषधियाँ जो पेट के कीड़ों को नष्ट करने हेतु काम में ली जाती है, अल्बेंडाजोल, फलबेंडाजोल, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डाईयूरेटिक्स। वे औषधियाँ जो मूत्र के निर्माण को बढ़ाती है, ठीक है ना, मूत्र को बढ़ा दिया, मूत्र के निर्माण को बढ़ा दिया, जैसे फ्यूरेसामाइड, मैनिटोल, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लोरथायाजाइड महत्वपूर्ण उदाहरण है भी है। फ्यूरेसामाइड, मैनिटोल, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लोरथायाजाइड कैसे है? ये डाईयूरेटिक है, मूत्र के निर्माण को बढ़ा देती है, मूत्राल औषधियाँ है ये। फ्यूरेसामाइड, मैनिटोल, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लोरथायाजाइड, ठीक है ना। यूरिनरी एंटीसेप्टिक महत्वपूर्ण भी अभी, मूत्र मार्ग को संक्रमण रहित करने वाली औषधियाँ। यूरिनरी एंटीसेप्टिक इसमें आता है हेक्सामिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, नेलिडिक्सिक अम्ल। क्या क्या? हेक्सामिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, नेलिडिक्सिक अम्ल एंटीसेप्ट यानी कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक है ये, हेक्सामिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, नेलिडिक्सिक अम्ल। डाईयूरेटिक में फ्यूरेसामाइड, मैनिटोल, स्पाइरोनोलेक्टेन, क्लोरथायाजाइड सब महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इनके। यूरिनरी अल्केलाइजर, ठीक है ना, मूत्र की क्षारीयता को बढ़ाने वाली औषधियाँ। क्या क्या आती है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सिट्रेट। ये यहाँ पर गलत हो गया था थोड़ा सा, ये गलत है, ठीक है ना। ये यूरिनरी एसिडिफायर है ये। तो यूरिनरी अल्केलाइजर में क्या क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सिट्रेट। ये कैसी औषधि है? यूरिनरी अल्केलाइजर, मूत्र की क्षारीयता बढ़ाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सिट्रेट। यूरिनरी एसिडिफायर्स, अब यूरिनरी एसिडिफायर मूत्र की अम्लीयता बढ़ाने वाली औषधियाँ, अमोनियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक अम्ल, सोडियम एसिड फास्फेट, ठीक है ना। यूरिनरी एसिडिफायर अम्लीयता को बढ़ाने की काम करेगी। यूरिनरी अल्केलाइजर क्षारीयता बढ़ाने वाली सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सिट्रेट। ये क्षारीयता बढ़ाएगी, क्षारीय औषधि है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सिट्रेट। जबकि यूरिनरी एसिडिफायर में अमोनियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक अम्ल, सोडियम एसिड फास्फेट, ये कैसी है? ये एसिडिक औषधियाँ है,
अम्लीयता बढ़ाती है, ठीक है ना। अगली आती है अपने पास इक्बोलिक्स। इक्बोलिक्स क्या होती है? वे औषधियाँ जो गर्भाशय में संकुचन करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भाशय में संकुचन करने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं? इक्बोलिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, आर्गोमेट्रिन, PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन और क्लोरप्रोस्टेनॉल क्या बोलते हैं? इक्बोलिक्स। गर्भाशय में संकुचन करवाने वाली औषधियाँ इक्बोलिक्स कहलाती है। ऑक्सीटोसिन, आर्गोमेट्रिन, PGF2 अल्फा और क्लोरप्रोस्टेनॉल। टोकोलाइटिक इक्बोलिक गर्भाशय में संकुचन करवाएगी तो टोकोलाइटिक गर्भाशय में शीतलन करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? टोकोलाइटिक कहलाती है। जैसे टरब्यूटालिन, एंडोमेथासिन, सालब्यूटामिल, एटोसिनेप। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? टोकोलाइटिक में गर्भाशय में शीतलन करने वाली औषधियाँ महत्वपूर्ण है। टरब्यूटालिन, एंडोमेथासिन, सालब्यूटामोल, ठीक है ना। एटोसिबेन। क्या क्या टोकोलाइटिक में? टरब्यूटालिन, एंडोमेथासिन, सालब्यूटामोल, एटोसिबेन। अगली आती है अपने पास एंटी गैलेक्टोगेज। क्या? एंटी गैलेक्टोगेज दूध के स्त्राव को कम, एंटी यानी विपरीत, दूध के विपरीत, दूध के स्त्राव को कम करने वाली औषधियाँ। फिटकरी, टेनिन कम कर देती है दूध के स्त्राव को, ठीक है ना। एंटी गैलेक्टोगोज। तो गैलेक्टोगोज में क्या आती है फिर? गैलेक्टोगेज में अपनी दूध के स्त्राव को बढ़ाने वाली औषधियाँ शतावरी और ऑक्सीटोसिन। एंटी गैलेक्टोगोज दूध के स्त्राव को कम करेगी, फिटकरी और टेनिन। गैलेक्टोगोज दूध के स्त्राव को बढ़ाएगी, शतावरी और ऑक्सीटोसिन। एनाल्जेसिक दर्द को दूर करने वाली औषधियाँ, वे औषधियाँ जो दर्द को दूर करती है। मेलोक्सिकैम, ओपियोड, ठीक है ना। बहुत सारे ड्रग आती है ओपियोड की। तो एनाल्जेसिक वे औषधियाँ जो दर्द को दूर करती है। मेलोक्सिकैम, ओपियोड, इनका डिटेल भी अपन पढ़ेंगे जब तंत्र संबंधित औषधियाँ पढ़ेंगे उनमें। यहाँ पर अपन टर्मिनोलॉजी शब्दावली पढ़ रहे हैं तो एकदम उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आती है हीमेटिनिक। हीमेटिनिक से क्या होती है? रक्त के आयतन को बढ़ाने वाली औषधियाँ, वे औषधियाँ जो रक्त के आयतन को बढ़ा देती क्या कहलाती है? हीमेटिनिक से कहलाती। जैसे आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, विटामिन B12, फोलिक अम्ल, ये सब क्या है? ये सब हीमेटिनिक से है। क्या क्या? आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, विटामिन B12, फॉलिक अम्ल, ये रक्त के आयतन को बढ़ा देती है, ठीक है ना। इसके विपरीत हीमोस्टेट, ठीक है ना। स्टेप्टिक्स और हिस्टेप्टिक्स, क्या बोला हूँ मैं? हीमोस्टेट, स्टेप्टिक्स और हिस्टेप्टिक्स, ये औषधियाँ रक्त के स्त्राव को रोकती है। विभिन्न प्रकार की होती है जो रक्त के स्त्राव को रोकने का काम करती है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले रक्त का थक्का जमा कर रक्त स्त्राव को रोकने वाली विटामिन के रक्त की वाहिनियों में संकुचन कर देती है। एड्रिनलिन रक्त की प्रोटीन का रूप बदलकर फिटकरी मांसपेशियों में संकुचन कर बर्फ के सेक द्वारा, क्या बोल रहा हूँ मैं? हीमोस्टेट, स्टेप्टिक्स या हिस्टेप्टिक्स रक्त स्त्राव को रोकती है, विभिन्न प्रकार से रोकती है। रक्त का थक्का जमा कर रोकती है विटामिन के, रक्त वाहिनियों में संकुचन एड्रिनलिन, प्रोटीन का रूप बदलकर फिटकरी और मांसपेशियों में संकुचन कर बर्फ के सेक द्वारा। फिर आती है ब्लड कोगुलेंट। क्या आता है भैया? ब्लड कोगुलेंट, रक्त स्कंदक, ऐसी औषधियाँ जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। विटामिन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। मेलोनिक तथा ऑक्जेलिक अम्ल का मिश्रण, क्या बोल रहा हूँ? एंटी कोगुलेंट यानी कि कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट नहीं, कोगुलेंट, ब्लड कोगुलेंट पढ़ रहे हैं अपन। ब्लड कोगुलेंट क्या होता है? ब्लड कोगुलेंट ऐसी औषधियाँ जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। विटामिन के, मेलोनिक तथा ऑक्जेलिक अम्ल का मिश्रण। अब ब्लड एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट तो रक्त का थक्का जमने में सहायक, तो ब्लड एंटीकोगुलेंट क्या? रक्त का थक्का बनने से रोकेगी। तो ऐसी औषधियाँ जो रक्त का थक्का बनने से रोकती है, जैसे EDTA है, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट, डाक्यूमेरल, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है ना। ये भी अपन क्लिनिकल पैथो के अंतर्गत इस डिटेल में पढ़ेंगे इनको, किसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ब्लड एंटीकोगुलेंट में EDTA आता है अपने पास, हिपेरिन आता है, सोडियम सिट्रेट आता है, डाक्यूमेरोल आता है और सोडियम फ्लोराइड आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास आता है इम्यूनो स्टिमुलेंट या इम्यूनो मॉड्यूलेटर। क्या बोल रहा हूँ मैं? इम्यूनो स्टिमुलेंट या इम्यूनो मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है? ऐसी औषधियाँ
कैसी औषधियाँ? ऐसी औषधियाँ जो शरीर के रोग प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती है। लिवामिजोल, इंटरफेरॉन, सिमेटिडिन, ये क्या क्या देखो, लिवामिजोल, इंटरफेरॉन, सिमेटिडिन क्या है? इम्यूनो स्टिमुलेंट है, शरीर की रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है, बढ़ाती है। इसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट या इम्यूनो मॉड्यूलेटर शरीर की रोग प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाती है। लेवामिजोल, इंटरफेरॉन, सिमेटिडिन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अगली आती इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो स्टिमुलेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही थी, ठीक है ना। तो इम्यूनो सप्रेसेंट क्या काम करेगी? इम्यूनो सप्रेसेंट काम करेगी ऐसी औषधियाँ जो शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को घटाती है। ग्लूकोकोर्टिकोइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को इम्यूनो स्टिमुलेंट बढ़ाता है, जबकि इम्यूनो सप्रेसेंट प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। एंटी स्पाज्मोडिक क्या होता है? वे औषधियाँ जो आंत की गतिशीलता तथा स्त्रावन को कम करती है। आंत, ठीक है ना, आंत की गतिशीलता ज़्यादा है तो उसको कम करेगी, उसके सिक्रेशन को कम करेगी। डाइसाइक्लोविन। एंटी स्पाज्मोडिक वे औषधियाँ जो आंत की गतिशीलता तथा स्त्रावन को कम करती एंटी स्पाज्मोडिक कहलाती है। डाइसाइक्लोविन। एंड एक्टोसाइड यानी एंडोएक्टोसाइड ड्रग्स, यह आंतरिक तथा बाह्य परजीवियों को नष्ट करती है। आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक कैसी ड्रग है? आइवरमेक्टिन एक एंडोएक्टोसाइड ड्रग है, ठीक है ना। क्या काम करती है? आइवरमेक्टिन एक एंडोएक्टोसाइड ड्रग है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? एंडोएक्टोसाइड ड्रग। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए है इतना ही, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।